बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और अब तक हमने उदाहरण 4.1 से लेके 4.5 तक कर लिए। आज हम उदाहरण करने जा रहे हैं 4.6 से लेके 4.13 तक। तो उम्मीद करता हूं आप कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे होंगे। उदाहरण देखते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक का 4.6। यहाँ लिखा हुआ है चित्र में दर्शाए अनुसार, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए, अनुसार किसी सीधे तार जिसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है को 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवर्ताकार चाप में मोड़ा गया है, कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह इन्होंने क्या किया, अर्धवर्ताकार चाप पे इसको मोड़ दिया है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B को माने, यानी केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या मानना है, B मानना है। ये पूछ रहे हैं सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अगर सीधा खंड है, ये तार सीधा होता तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता, ये बताना है। बी पार्ट में है कि किस रूप में अर्धवर्त द्वारा B को दिया गया योगदान वर्ताकार पास के योगदान से भिन्न है और किस रूप में ये एक दूसरे के समान है, ये पता करना है। साथ में कह रहे हैं क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवर्त में पहले की तुलना में क्या करें, चित्र बी में दर्शाए अनुसार उल्टी दिशा में मोड़ दें। यहाँ पे हम क्या करें, पहले मान लो ऐसे मोड़ा हुआ है, फिर आप यूं कर दें, यानी एक दूसरे की दिशा बदलें तो क्या होगा, इसके बारे में पता करना है। देखिए पहला पार्ट करते हैं। जो आपका सीधा खंड है वहाँ पे क्या होता है, DL और R क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। जब दो सदिश आपस में समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे DL क्रॉस R 0 आ गया, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, हम कहेंगे सीधे खंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। समझिए पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट की बात करें, हम जानते हैं कि किसी वर्ताकार पास के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है B वेक्टर का मापांक बराबर μ0 I/2R। लेकिन जब यही बात आप किसके लिए करें, अर्धवर्ताकार के लिए करें, तो 2R की जगह क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा μ0 I/4R। ठीक है, अब देखो क्या है, आपके पास मान दिया हुआ है, आप मान रखिए B बराबर जो भी आपके पास मान है। अपन ने क्या किया, म्यू का मान रख दिया, म्यू का मान 4 पाई × 10⁻⁷। फिर क्या करें, I का मान रख देते हैं। I का मान दिया हुआ अपने पास कितना, 12 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने 12 एम्पियर रख दिया। ठीक है, ये रख दिया अपन ने 12 एम्पियर, नीचे 4 है ना, ये अपने पास नीचे 4। R की बात करें तो यहाँ से R भी देख लेते हैं, आपको R कितना दिया गया है, R अपने को दिया गया है 2 सेंटीमीटर। R कितना है अपने पास, 2 सेंटीमीटर। तो उसको अपन मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 × 10⁻² होगा ना, मीटर में बदल दिया। इनको हल करते हैं तो B ये आता है 1.884 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसकी अगर दिशा देखना चाहते हैं तो दक्षिण हस्त पेच नियम से हम क्या कर सकते हैं, दिशा देखेंगे, पता ही आपको, इस तरह मुड़ता हुआ। तो ये क्या होगा, कागज के तल के आपके क्या होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा। कागज के तल के होगा, लंबवत क्या होगा, अंदर की ओर होगा। जैसे ही आप उसकी दिशा बदलते स्टार को क्या करें, उल्टा मोड़ेंगे तो क्या होगा, क्षेत्र तो वही निकलेगा लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी और वो क्या होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये आपका C पार्ट हो गया, समझ गए। वहां पे अगर दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं, उस पर क्या होगा, परिमाण तो सेम होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी। वो कागज के तल के अंदर थी, ये बाहर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। उदाहरण 4.7। यहां पे आपको कहा जा रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरे की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 100 कसकर लपेटे गए फेरे। ऐसी कुंडली पर विचार करना है जिसमें कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार की जो कुंडली बनी हुई है आपकी, इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये पता करना है हमें। यहाँ पे ये पता करना है। देखिए त्रिज्या कितनी देगी आपको, त्रिज्या A कितना दिया हुआ है, R बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 10 × 10⁻² लिखेंगे, मीटर आ जाएगा। समझ गए बात को। N फेरों की संख्या कितनी है, 100, और I धारा कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर दे रखी है, और साथ में B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सूत्र आपको पता है, μ0 Ni/2R। और यहाँ पे R मैंने A माना है तो A रख दूंगा। ठीक है, ये जो स्मॉल n है
आई है, 2 है, ए है, म्यू 0 है, इन सब के मान रखे जा सकते हैं। म्यू 0 का मान अपने को पता है 4 पाई इंटू 10 की घात कितना होता है, माइनस का 7 होता है। ठीक है, एन आपको पता ही है, एन कितने दिए हुए हैं, 100 दे रखा है। आई कितना है, आई आपका 1 एम्पियर है, और बटे में हमने कहते हैं ये रख दिया त्रिज्या का मान 2 इंटू 10 की घात माइनस का 2 गुणा 10 है ना, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6.28 इंटू 10 की घात कितना, माइनस का 4। इसको साफ कर लें, यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 है ये। ठीक है, 6.28 इंटू 10 की घात माइनस का 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलें आगे, अगले एग्जाम्पल को और बढ़ता हूँ। इस एग्जाम्पल को पढ़िए, और ऐसा मैंने थ्योरी पार्ट में करा रखा है कि चित्र में एक लंबा सीधा वर्ताकार अनुप्रस्थ काट जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, विद्युत धारावाही तार जिसमें स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है दर्शाया गया है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित के लिए क्षेत्रों आर लेस देन ए से छोटा यानी अंदर की ओर, आर ग्रेटर देन ए बाहर की ओर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना कीजिए। थ्योरी पार्ट में मैंने पूरा बता रखा आपको, उसमें बताया हुआ आपको अगर मैं अंदर जाता हूं तो क्या होता है, केंद्र तक जाते हैं जब क्या होता है, उसके सतह पे जाते हैं तो क्या होता है, सतह के बाहर जाते हैं तो क्या होता है। आपको वो वीडियो देखना है, वही चीज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कर लोगे तो चलिए उदाहरण 4.9 की ओर चलते हैं। उदाहरण 4.9 में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कोई परिनालिका जिसकी लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कम है, लंबाई ज्यादा है ना, ऐसा ही होता है परिनालिका में। और फेरे की संख्या कितनी है, 500 फेरे हैं। इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई भी मिल गया। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये पता करना है अपने को। परिनालिका के भीतर क्या होगा, देखिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको परिनालिका की लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर, और क्या दे रखा है हमें, इसकी त्रिज्या आर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको भी मीटर में बदल लूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, मीटर में बदल लूंगा। तो मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 1 इंटू 10 की घात माइनस का 2 मीटर। पता ही है तो अपने को। फेरों की संख्या दे रखी है n 500 और आई दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालता हूं। यहां पे क्या होगा, अनुप्रस्थ काट यानी वर्ताकार भाग है ना। वृत्त का क्षेत्रफल a क्या होता है, आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 और आर का जो मान है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर यानी 10 की घात माइनस का 2 मीटर। 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर कहूंगा तो 10 की घात कितना होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। और एल अपने को दे रखा है 0.5 मीटर। क्लियर यहाँ तक, ये सारी चीजें अपने को दे रखी है। अब देखिए आपने यहाँ तो देख लिया, जो क्षेत्रफल है ए है वो क्या हो गया, लंबाई की तुलना में बहुत कम हुआ। देख लीजिए ए कितना आया अपने पास, 3.14 इंटू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, लंबाई है 0.5 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है लंबाई की तुलना में, है ना। यानी परिनालिका को लंबा माना जा सकता है। अब आपको क्या कर सकते हैं, परिनालिका काफी लंबी है और उसकी जो वर्ताकार भाग है वो छोटा है ना, पतला और लंबा है। समझ गए बात को, यहाँ वर्ताकार भाग छोटा है, लंबाई बहुत ज्यादा है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है आपको पता ही है, ये होता है म्यू 0 एन आई स्मॉल एन आई। स्मॉल एन को अपन कहते हैं कैपिटल एन बटा एल लिख सकते हैं, है ना। कैपिटल एन कितना है, सबका मान रखिए। म्यू 0 का सबसे पहले मान रखिए 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस का 7। कैपिटल एन का मान 500, एल का मान 0.5। ठीक है, और आई आपको पता ही है दे रखा है कितना, 5 एम्पियर। इनको हल कर लेंगे, 4 पाई का मान 3.14 रख के हल कर लेंगे। यहाँ पे अपने को पाई का मान क्या लेना चाहिए, हमें यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना चाहिए। जब पाई का मान लेके हल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6.28 इंटू 10 की घात माइनस का 3। क्या निकाल रहे हो आप, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो, तो इसलिए टेस्ला लिख देंगे। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की घात माइनस का 3 टेस्ला। समझ गए। अगर आपको सूत्र याद है तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें सूत्र याद होने चाहिए। चलिए उदाहरण नंबर देखते हैं हम 4.10। उदाहरण 4.10 यहां लिखा हुआ है कि किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.10 इंटू 10 की घात माइनस 5 टेस्ला है। ठीक है, इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। दिशा किधर है, उत्तर से
किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, दिशा किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से 1 एम्पीयर की अपरिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी हो रही है, 1 एम्पीयर की हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं पूर्व से पश्चिम की ओर है, एक पार्ट, और दक्षिण से उत्तर की ओर है, दूसरा पार्ट। प्रत्येक दशा में हमें क्या करना है, एकांक लंबाई पे बल कितना लग रहा है वो पता करना है। देखिए ये तो अपने को पता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जानते हैं भाई। ये तो क्या हो गया, नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये अपने को पता ही है। तो इतने अपने को पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जब बात करते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ वाला पोल ईस्ट वेस्ट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। इसका ध्यान रखना, बस यहाँ पे यही काम दूंगा। पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करेंगे, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की स्थित धारावाही चालक पे तार का जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर होता है आई एल क्रॉस बी। परिमाण निकालें तो आई एल बी क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये F क्या हो गया, आई एल बी साइन थीटा। एकांक लंबाई की बात करूं तो L का भाग दे दूंगा, और जब L का भाग दूंगा तो F बराबर आएगा आई बी साइन थीटा। ठीक है, आई बी साइन थीटा। अब देखो अगर आपकी धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। वहां थीटा का मान कितना लेंगे, 90 डिग्री। और जैसे आप थीटा का मान 90 डिग्री लोगे, अपने को ही पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे साइन 90 का मान क्या करूंगा, 1 रख दूंगा, और सारे मान को रखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मान कौन कौन से आपके, सारे मान यहाँ दिए हुए हैं आपको। 1 एम्पीयर आई दे रखा है, और क्षैतिज घटक का जो बी है वो कितना है, 3.0 इंटू 10 की घात -5 दे रखा है। उन सारे मानों को रख दिया, 1 3 इंटू 10 की घात -5, और साइन 90 का मान कितना है, 1 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा। तो यहाँ पे F आ गया 3 इंटू 10 की घात -5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कब, जब ये दिशा कौन सी आ गई, पूर्व से पश्चिम की ओर आ गई। अगर आपकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाए तो उस वक्त थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई। उसी दिशा में आ गया ना ये, तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, वहां पे 0 रखेंगे तो F का मान क्या होगा, कैपिटल F 0 आया तो ये भी F भी क्या होगा, अपने पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे बल क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए बात को, एंगल का ध्यान रखना है अपने को केवल। चलिए देखते हैं उदाहरण 4.11। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं, इसमें 3.2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या पूछना चाहते हैं, पहला पार्ट कह रहे हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। हमें क्या पता करना है, कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है। क्या दिया हुआ है, आर दे रखा है आपको, और कहते हैं फेरों की संख्या दे रखी है और आई दे रखी है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लें, तो आपको दिया हुआ है आर कितना, 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा, यही लिखूंगा ना, 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर, है ना। तो ये अपन ने लिख लिया 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। चाहे तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 10 की घात -1 मीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, समझ गए। 10 इंटू 10 की घात -2 लिख लीजिए या 10 की घात -1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फेरों की संख्या दे रखी है 100, और आई कितना है, 3.2 एम्पियर है। आई कितना हो गया, 3.2 एम्पियर। हमें ज्ञात करना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अपने को सूत्र पता है, बी बराबर होता है μ0 NI बटे में 2R। μ0 का मान आपको पता ही है, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 होता है। N फेरों की संख्या है आपके पास 100, और I कितना है, 3.2, और त्रिज्या नीचे 2 से गुणा करना है ना, 10 इंटू 10 की घात क्या हो गई, -2। पाई का मान रख देंगे 3.14 रख दीजिए, या फिर 22/7 रख दीजिए। हल करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात -3 टेस्ला। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखें क्या पूछा है, इन्होंने पूछा इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। इस कुंडली का हमें क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण बताना है। साथ में इन्होंने कुछ बताया है, वो पढ़ लेते हैं। यह कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो कि उसके व्यास से क्या है, संरेखित है, के पारित घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। 2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है, जो इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कुंडली 90 डिग्री के कोण पे क्या करती है, घूर्णन कर जाती है।
तो इसके लिए हमें पता करना है, तो कुल मिला के आपको क्या चाहिए, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण चाहिए। हमें क्या चाहिए, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण चाहिए। और हम जानते हैं जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, M बराबर NIA होता है। N आपका पता ही है कितने फेरे हैं 100, I कितना हो गया 3.2, A क्या हो जाएगा, वर्ताकार भाग है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। A क्या हो गया अपने पास, पाई R स्क्वायर। तो मान रख दीजिए R का मान आपके पास है ही कितना था, 10 × 10⁻² था। R का मान क्या था, 10 × 10⁻² था। अगर मैं R स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर और 10⁻² का स्क्वायर -4। इन्हीं लिख सकते हैं 100 × 10 की घात कितना, -4 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया 100 × 10⁻⁻4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई का मान रख दिया 3.14 और ये अपने पास मालूम ही है। इसको हल करते हैं आप तो ये आ जाएगा लगभग M बराबर 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्या हो गया, आघूर्ण आ गया। ये अपना क्या हो गया, आघूर्ण आ गया। चलिए सी पार्ट पढ़ लें एक बार हल करने से पहले। सी पार्ट को पढ़ें। सी पार्ट में कह रहे हैं आरंभिक तथा अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण के परिमाण क्या है। आरंभिक और अंतिम स्थिति में अपने को पता करना है। देखो बल आघूर्ण का सूत्र तो यही होता है, टो बराबर क्या होता है, MB sin थीटा होता है। अपन ने टो लगा दिया, MB sin थीटा। B मान लिया अपन ने कितना, 2 टेस्ला। माना क्या है, दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में अपने पढ़ा था, वहां पे B दिया हुआ है कितना, 2 टेस्ला। प्रारंभ में जब थीटा का मान क्या था, अपन ने बी वाला पार्ट पढ़ रहे थे वहां इसके बारे में पढ़ा था। प्रारंभ में थीटा कितना था, 0 और बाद में कितना हो गया था, 90 डिग्री हो गया था, है ना। तो प्रारंभ की बात करें तो टो 1 निकाल लें, MB1 sin 0 और sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है तो 0 रख दिया। अंत में थीटा का मान कितना हो गया था, 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास टो 1 बराबर MB1 sin 90 डिग्री। तो sin 90 का मान कितना हो गया, 1। तो फाइनली जो आपके पास आया ये आ गया MB1, 90 का 1 कर दिया तो ये आ गया 10 × 2 20 न्यूटन मीटर। प्रारंभ में 0 हो जाएगा, अंत में कितना होगा, 20 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, चलिए डी पार्ट को और देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में पूछा गया है 90 डिग्री घूर्णन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल कितनी है। कुंडली द्वारा क्या करना है अपन को, कोणीय चाल ज्ञात करनी है, ओमेगा ज्ञात करना है। और ये बता रहा है कुंडली का जड़त्व आघूर्ण कितना है, 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। घूर्णी जो कुंडली है उसमें बल आघूर्ण टो अपन जानते हैं क्या होता है। ये क्या है आपका, ये कुंडली का जड़त्व आघूर्ण का सिंबल लगा रखा है और इसको हमने क्या किया, कोणीय त्वरण से गुणा कर दिया, यही होता है ना। तो चलिए फॉर्मूला हो गया अपने पास, एक पहचान करने के लिए इस तरह का बनाया अपन ने। हम ये भी जानते हैं कि टो बराबर क्या होता है, ये होता है जड़त्वाघूर्ण, है ना, और डी ओमेगा डी टी, क्योंकि अल्फा क्या बोल रहे हो, कोणीय त्वरण बोल रहे हो ना, तो ओमेगा क्या होता है, कोणीय चाल होता है। तो चाल में परिवर्तन ही तो क्या होता है, त्वरण होता है। तो अल्फा की जगह हमने ये लिख दिया डी ओमेगा डी टी। और ये किसके बराबर होता है, अभी बताया आपको, जो टो होता है वो क्या होता है, MB sin थीटा के बराबर होता है। क्लियर है दो बातें। चलिए यहां पे मैं क्या करूं, ये डी ओमेगा डी टी है ना, अपन ने क्या किया, नीचे डी थीटा और ऊपर भी डी थीटा से गुणा कर लिया, ऊपर डी थीटा नीचे डी थीटा ले लिया। ऐसा करने से क्या हुआ बताइए, ऐसा करने से ये हुआ कि अपने पास क्या हो गया, ये डी थीटा डी टी है और डी ओमेगा और डी थीटा है। इस डी थीटा को क्या किया, इधर भेज दिया, और ये जो डी थीटा डी टी है ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, ये जड़त्व आघूर्ण वाला आ गया अपने पास, ओमेगा और डी ओमेगा बराबर क्या हो गया, MB1 sin थीटा और डी थीटा। समझ गए बात को, इसको हमने ओमेगा लिख लिया। तो ये यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका हमने समाकलन कर लिया 0 से ओमेगा तक, इधर 0 से π/2 तक। तो समाकलन करोगे तो देखिए जड़त्व आघूर्ण तो कांस्टेंट होता है, इसको तो बाहर निकाल दिया, ये ओमेगा डी ओमेगा होगा। इधर से हमने MB को बाहर निकाल दिया, MB1 बोल सकते हैं इसको, और ये होगा 0 से लेके π/2 sin थीटा डी थीटा। समाकलन आता होगा सबको, सबको आता है समाकलन। अगर मैं इसका समाकलन करूं तो इसका समाकलन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बटा 2 होगा, है ना, ओमेगा स्क्वायर बटा 2 होगा। ये आपका जो है बाहर निकला हुआ है, और ये 0 से क्या होगा
ओमेगा लगेगा। इधर करें साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा और लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, तो अपन ने इसका तो कर लिया, समझ गए बात को। यहाँ पे हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, इसी के सापेक्ष कर रहे हो तो अपर लिमिट तो ओमेगा ही आएगा, लोअर लिमिट 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ आएगा, उस तरफ 0 और π/2 ले लिया, अपर लिमिट कोस 0 है, लोअर लिमिट क्या हो गया कोस π/2 हो गया। कोस 0 का मान आपको पता ही है कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है और कोस π/2 का मान 0 होता है। यानी फाइनली ये जो 1 - 0 बन के क्या बन गया, 1 बन गया। यानी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये इसके बराबर क्या आ गया, MB के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपन ने पास ये लिया अपन ने ω² f छोड़ देता हूँ बटे 2 बराबर आ गया मेरे पास MB। एक बार समझना इसको, है ना। यहाँ से अपने को क्या चाहिए, ω² चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 MB और ये जो है अपने पास जड़त्व आघूर्ण वो नीचे चला गया। स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे √ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब अपने को क्या करना है, मान रख देने, सबका मान आपके पास है, इन सब के हमने क्या किए, मान को रख दिया और हल कर लिया। आंसर आपके पास आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। आंसर कितना हो गया अपने पास, 20 रेडियन पर सेकेंड। सूत्र याद होनी चाहिए अपने को, सूत्र याद है, कैलकुलस में कहीं दिक्कत नहीं आती है। चलिए हम बात करते हैं उदाहरण 4.12 की। यहाँ पे कहा गया है कि किसी चिकने क्षैतिज तल पर कोई विद्युत धारावाही वर्ताकार पास रखा गया है। ठीक है, क्या इस पास के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पास अपने अक्ष के चारों ओर स्वयं चक्कर लगाए, अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष के क्या हो, चारों ओर चक्कर लगाए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊर्ध्व अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए क्या चाहिए, जो टो होता है वो होता है IA×B और IA×B इसकी जो दिशा कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। इसकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। लेकिन जो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, A वेक्टर ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होता है। वो खुद ही क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, तो वो तल के लंबवत होता है ना खुद। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बल आघूर्ण है कुंडली के तल में ही स्थित होगा। जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, कुंडली के तल में ही हमेशा स्थित होगा। ठीक है, बात को समझ गए। फिर बात करें बी पार्ट की। यहाँ पे बी पार्ट है, कोई विद्युत वाही वर्ताकार पास किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। कोई विद्युत वाही वर्ताकार पास क्या है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि यह पास घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इसके स्थायी संतुलन की दिक् विन्यास क्या होगा। और साथ में आपसे पूछ रहे हैं यह दर्शाइए कि इसमें जो कुल क्षेत्र है यानी बाह्य क्षेत्र और पास द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का फ्लक्स अधिकतम होगा। ये भी अपने को पता करना है। ठीक है, देखो जब पास का क्षेत्रफल सदिश A चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश होता है तो बल आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो साइन आता है ना। और जब ये 0 हो गया तो इस वक्त क्या होगा, ये स्थिति क्या होगी, संतुलन अवस्था में होगी। आघूर्ण नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, बिल्कुल संतुलित अवस्था में होगा। टो का मान 0 आ गया तो आघूर्ण ही नहीं हो रहा है इसका, है ना। ये क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था आती है तो इस स्थिति में क्या होता है, पास का चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, समान दिशा में होते हैं और पास के तल के ठीक क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। पास के तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम भी होता है, ये कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पास किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो यह वर्ताकार आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है। तार काफी लचीला है तो यह वर्ताकार आकृति को क्यों ग्रहण कर लेता है। कारण है इसका सीधा सा कि अधिकतम फ्लक्स पारित करने के लिए लूप क्या करता है, अधिकतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है। और इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहेंगे अधिकतम फ्लक्स पारित करने के लिए जो लूप है वो अधिकतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है। लूप कैसा हो जाता है, वर्ताकार पास लूप जैसा ही बनता है, इसलिए वर्ताकार पास में ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण 4.13 यानी 4.13। यहाँ कह रहा है नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है यदि दिखाया गया एमीटर में RG का मान बता रहे हैं आपको। RG का मान कितना, 60
ओम प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। फिर बी पार्ट में पूछा गया है कि भाग ए में बताएगा गैल्वेनोमीटर ही है परंतु एक शंट लगाया गया, आरएस कितना है 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित किया गया, तब भी बताना है। और सी जब शून्य प्रतिरोध है, एक आदर्श एमीटर है। ठीक है। यहाँ आपको चित्र दिख रहा है, आपको 3 वोल्ट लगा हुआ है, 3 ओम है, एमीटर लगाया हुआ है। ठीक है। पहला पार्ट हल करते हैं। यहाँ पे अपने को जो आरजी दिया गया वो कितना है 60 ओम दिया गया है। आरजी कितना है अपने पास 60 ओम। परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, आर बराबर होगा 3 प्लस आरजी, क्योंकि 3 जोड़ा हुआ है। आरजी कितना हो गया 60, 3 प्लस 60 कितना हो गया 63 ओम हो गया। अब अपने को पता करने की परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से आई बराबर वी अपॉन आर लगा दो। वी वहां पे आपको दिया गया है, वी अपने को कितना दिया गया है 3 वोल्ट दिया गया है। वी कितना है 3 वोल्ट है, तो 3/63, तो आई आ गया अपने पास 0.048 एम्पियर। आई कितना हो गया 0.048 एम्पियर। बी पार्ट की बात करें तो वहां पे जब आप शंट प्रतिरोध लगाते हैं, आपको पता है शंट प्रतिरोध कौन से क्रम में लगाते हो आप, समांतर क्रम में लगाते हैं। और समांतर क्रम में लगाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध आर निकालने का सूत्र अपने को याद ही है, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 से निकालते हैं, है ना, ये होगा। तो इस फॉर्मूले से लगा दिया तो अपने पास ये आ गया, वो तो कितना आ गया 63 आ गया। तो 63 इंटू 0.02 बटे में 63 प्लस 0.02, इसको हल करते हैं तो ये एमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आता है 0.02 ओम। ठीक है। कितना आ रहा है 0.02 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हो गया वो कितना हुआ, अब क्या हुआ तुल्य प्रतिरोध अब कितना हो गया, तो 3 और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ले लिया तो ये आ गया 3 प्लस 0.02, तो ये हो गया 3.02, कितना हो गया 3.02 ओम आ गया। कुल धारा निकालना चाहते हैं, इस वक्त धारा निकलेगी, इस वक्त धारा क्या होगी, आई बराबर वही होगा वी अपॉन आर। क्या हो गया आई बराबर वी अपॉन आर, तो 3/3.02, तो ये आ गया 0.99 एम्पियर। ठीक है। आदर्श की स्थिति में बात करें, जब आपका आदर्श एमीटर है तो वहां पे आर क्या होगा, एमीटर का आर क्या हो गया 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कुल जो प्रतिरोध रहा केवल वो 3 ओम जो अलग से लगा रखा था वही रह गया। और प्रवाहित धारा आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी 3/3, तो यहाँ पे प्रवाहित धारा कितनी होगी 1 एम्पियर होगी। समझ गए, ओम का नियम लगा है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो बच्चों ये अपना उदाहरण सारे कंप्लीट हो गए। आज की कक्षा में इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।